हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्टिव पेडागोगी में। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर दृष्टि द विजन की तरफ से जो भी प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज़ थी, जो छः बुक्स थी, उन छः बुकों में से जो इतिहास सब्जेक्ट है उसका जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मतलब आधुनिक भारत उसकी हम जो भी क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर, जो जैसे कि आईएएस, सीपीएफ, सीडीएस, एनडीए और जितने भी स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन प्रीवियस ईयरली पूछे जा चुके हैं प्री में, उन सभी क्वेश्चनों को मतलब कि मर्ज करके ये जो बुक बनाई गई है उसकी क्वेश्चन सीरीज हम आपके सामने लेके आए हैं। इस क्वेश्चन सीरीज को करने के बाद आपका कहीं पे भी शायद ही कोई डाउट रहेगा। इस क्वेश्चन सीरीज को आप अच्छे से कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इससे और प्रीलिम्स की बहुत अच्छे से तैयारी होगी। इस पूरी टोटल क्वेश्चन सीरीज़ में 2600 के आसपास क्वेश्चन होंगे, 2600 से ज़्यादा ही होंगे, मतलब 2600 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को करने के बाद मुझे नहीं लगता कि हिस्ट्री में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आप छूटेगा जो आपके कंसेप्ट से बाहर चला जाए। तो आप इस सीरीज़ को करिए। ये सीरीज़ का पार्ट 1 होगा, क्योंकि इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट ले रहे हैं। आपका सहयोग बना रहा और आपने कमेंट्स और लाइक किया तो हम एंसेंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री का भी पार्ट लेके आएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे जो पहला पार्ट जो माना जाता है, द अराइवल ऑफ यूरोपियन इन इंडिया, और यू कैन से द एडवेंट ऑफ यूरोप, उसका पार्ट 1 है। क्योंकि पार्ट 1 इसलिए है क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आती, तो मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहले तो आपको मतलब कि क्वेश्चन दिया जाएगा, उसको आप अपने आप से सॉल्व कीजिए, उसके बाद उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। इस बुक की यही खास बात ये इस बुक की यही खासियत है कि इसमें पहले तो क्वेश्चन दिए गए हैं, फिर उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया गया है। एकदम बढ़िया बुक बनाई हुई है ये। इसका इंग्लिश वर्जन भी हम लेके आएंगे, अगर आप कमेंट्स में अच्छे से कमेंट्स करेंगे तो मतलब कम से कम 4-5 हज़ार लाइक के बाद हम इसका इंग्लिश वर्जन भी लेके आएंगे, अगर आपकी डिमांड हुई तो उसके अकॉर्डिंग। तो चलो देखते हैं दोस्तों इसका पहला क्वेश्चन, जैसा कि आपके सामने है। मद्रास में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसमें आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, अधिवास, कंपनी के अधिवास। इसका मतलब क्या है? तो कंपनी का अधिवास का मतलब है ये पूछ रहा है कि कंपनी की जो व्यापारिक फैक्ट्रियाँ थी, व्यापारिक कोठियाँ, उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। इसमें मद्रास वाली जो है उसका नाम पूछ रहा है, क्योंकि दो सबसे ज़्यादा, दो व्यापारिक कोठियों की अंग्रेजों की सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, एक मद्रास वाली और एक कलकत्ता वाली। तो कलकत्ता वाली का नाम क्या है आप कमेंट में लिखिए, तो मद्रास वाली का नाम आप बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, चलो इसके आंसर पर चलते हुए देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में, जो इनकी व्यापारिक कोठी थी। व्यापारिक कोठी क्या, एक तरह का एक गोदाम होता था जिसमें ये अपना जितने भी गुड्स होते थे वो रख सकते थे और जिसके थ्रू ये व्यापार करते थे और दूसरी जगह पे पहुंचाते थे। तो एक तरह का वो गोदाम होता था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका आप डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फोर्ट विलियम्स कहाँ है, कमेंट्स में जल्दी से बताइए। इसका एक्सप्लेनेशन है फ्रांसिस डे। याद रखना किसने बनवाया था, क्योंकि क्वेश्चन भटकाने के लिए जो कथन और कारण वाले होते हैं उन पर भी बनाया जा सकता है। फ्रांसिस डे ने वर्ष 1639 में, इसको याद रखना, फ्रांसिस डे ने बनवाया था ये, वर्ष 1639 में बनवाया था ये। चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया, चंद्रगिरी के राजा से। तो ये आपको मतलब 1 2 3 वाले जो आ जाते हैं कि पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, उसके थ्रू भी ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है। क्या याद है इसमें? फ्रांसिस डे ने वर्ष 1639 में चंद्रगिरी के राजा के मद्रास को पट्टे पर ले लिया, जिसे कालांतर में एक किलेबंद कोठी बनाई गई। इसी कोठी को फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम दिया गया। ठीक है, तो इसी एक क्वेश्चन से आप वो वाले क्वेश्चन भी बना सकते हैं जिसमें मतलब कि 3 स्टेटमेंट्स होते हैं, पहला सही या पहला, दूसरा सही या तीसरा सही, इस तरह से। तो आपके अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप बिल्कुल भी दिक्कत कोई आने वाली नहीं है। चलो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कारखाना सबसे पहले कहाँ स्थापित किया था? तो अब बात कर रहे हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले कहाँ स्थापित किया था अपना कारखाना। आई होप इस क्वेश्चन में आपने अपना आंसर लगा भी लिया होगा। तो इसका आंसर होने जा रहा है सूरत इसका आंसर है। ठीक है, चलते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। दोस्तों एक्सप्लेनेशन पर चलने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जितनी भी यूरोपियंस कंपनी थी जो इंडिया में आई थी,
उनका सबसे पहले कहाँ आई थी, या फिर सबसे पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पे थी, दूसरी व्यापारिक कोठी कहाँ पे थी, या फिर बंगाल में सबसे पहले किस जगह पे, मतलब बंगाल की किस जगह पे सबसे पहले और किस सन में इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी खोली थी। ये सब तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको आप ज़रूर से ज़रूर याद रखिए। चलो इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका आंसर तो मैंने बता दिया सूरत। डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। देखिए, फ्रांसीसियों ने भारत में अन्य यूरोपियन कंपनी की अपेक्षा सबसे बाद में प्रवेश किया, ये तो सबको पता ही है, सन 1664 में। ठीक है, अगर इसका मतलब कि सही गलत वाला अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें ये पूछा जा सकता है कि उस समय जब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी उस समय फ्रांस के सम्राट कौन थे, तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऑप्शन में लुई 16 भी आ सकता है, जो कि एकदम गलत हो जाएगा। तो इसको याद रखना, सन 1664 में लुई 14वें के मंत्री कोलवर्ट के प्रयास से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो याद रखना 1664 में, ये तो सबको याद ही होगा मुझे पता है, लेकिन लुई 14वें थे, मतलब लुई 14 के मंत्री कोलवर्ट के प्रयास से ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुई। वर्ष 1668 में फ्रैंकोइस कैरो, इसको फ्रैंको कायरो भी कहते हैं, 1668 में फ्रैंको कायरो सूरत में प्रथम फ्रांसीसी कोठरी की स्थापना हुई। ठीक है, बनी थी ये 1664 में, लेकिन इंडिया में कब आई, 1668 में। उस समय इंडिया में जब आई थी तब कौन आया था, फ्रैंको कैरो आया था, इसको फ्रैंकोइस कैरो भी कहते हैं। अतः इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, जो कि हमने पहले देख ही लिया था। गोलकुंडा रियासत के सुल्तान से अधिकार प्राप्त, सब मेन चीज़ देखिए इसमें इन्होंने मतलब कि क्या लिखा है, गोलकुंडा रियासत के सुल्तान से अधिकार प्राप्त करने के पश्चात सन 1669 में मछलीपट्टनम में इन्होंने दूसरी व्यापारिक कोठी खोली। ठीक है, तो जो मछलीपट्टनम वाला जो बंदरगाह था वो गोलकुंडा रियासत में आता था, इसको याद रखिए, गोलकुंडा रियासत में आता था। उनका बहुत मशहूर बंदरगाह था ये मछलीपट्टनम, इसको मछलीपट्टनम भी कहते हैं। इसी तरह से देखना। तो डिटेल एक्सप्लेनेशन में जो भी है, शायद आप कॉपी पेन लेके बैठिए, उसको लिखते रहिए कि ये इस तरह से क्वेश्चन के साथ साथ आप अपने नोट्स बनाइए तो बहुत बेटर रहेगा। जब भी आप किसी एग्ज़ाम में जाएंगे तो इनको बस आप देख के चली आइए, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। चलो देखते हैं इस सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिर्च। तो आपको कमेंट बॉक्स में और भी लिखना है कि फ्रांसीसियों द्वारा क्या क्या चीज़ लाई गई थी और किस सन में लाई गई थी। मैं सभी के कमेंट्स को देखूंगा, उनको लाइक भी करूंगा। तो चलो देखिए दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका आप डिटेल में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत में तंबाकू खेती, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत और मिर्च की फसल पुर्तगालियों के आगमन के पश्चात हुई। पुर्तगालियों ने ही 1556 में गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। दोस्तों इसका मतलब कि सही और गलत वाला ही क्वेश्चन हो सकता है, जैसा कि बोलते हैं ना कि ऑप्शन नंबर बी सही है या दूसरा सही है या दोनों ए और बी सही है या बी और सी सही है। इस तरह से जो क्वेश्चन था वो भी इससे बन सकता है। कैसे बनेगा कि पुर्तगालियों ने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित की थी, तो वो गलत जगह का नाम भी दे सकता है, सही जगह का नाम भी दे सकता है, सन भी दे सकता है वो, और ये भी दे सकता है कि फ्रांसीसी द्वारा क्या क्या चीज़ मतलब भारत में लाई गई। तो इस तरह से वो दे सकता है। तो आपके पॉइंट टू पॉइंट भी अगर आप अच्छे से इनको लिख लें तो बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा आपके लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, अंग्रेजों की बंगाल में पैठ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। चलो देखते हैं। पहला कह रहा है इसका कथन, फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है, जॉब चार्नोक अगस्त 1690 में सूतानाती में आया तथा उसने कलकत्ता की स्थापना की, जो बाद में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का केंद्र बना। ठीक है। दूसरा कहता है, दूसरा कथन है इनका, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम के निकट एक दुर्ग का निर्माण किया। ठीक है, तो देखते हैं इसका कौन सा आंसर है। आपने लगा भी लिया होगा, शायद इसका और भी कुछ दिया हुआ होगा। हाँ ये रहा, तो इसको देख लीजिए। इसमें आप अपना उत्तर देख लीजिए, फिर मैं ऊपर एक बार क्वेश्चन और देखूंगा। केवल एक सही है, ऑप्शन बी कह रहा है केवल 2 सही, ऑप्शन सी कह रहा है 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन डी कह रहा है कि ना ही 1 ना ही 2, मतलब कोई भी सही नहीं है। तो देखते हैं। जॉब चार्नोक अगस्त 1690 में सूतानाती में आया तथा उसने कलकत्ता की स्थापना की, जो बाद में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का केंद्र बना। एकदम सही बात है ये।
एकदम सही बात है ये। ऑप्शन नंबर 1 तो सही होगा। दूसरा देखते हैं, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम, देखो ये गलत हो गया। ये कह रहा है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता में फोर्ट विलियम के निकट एक दुर्ग का निर्माण किया, ये एकदम गलत हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हुए देखते हैं तो इसका आंसर क्या, केवल एक सही हो जाएगा, अर्थात क्वेश्चन नंबर ए। इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डिटेल में क्या एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, 1698 में अजीम हुसैन, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये सारे के सारा एक्सप्लेनेशन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पॉइंट टू पॉइंट इसको देखिए तो आपके जो कथन और कारण वालों में भी ये इस क्वेश्चन बनते हैं वो भी सही हो जाएंगे। और सही और गलत जो होते हैं इसमें 4 स्टेटमेंट होती हैं, ए और बी वाला, जो ये वाला क्वेश्चन है वो भी मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 1698 में अजीम हुसैन द्वारा अंग्रेज़ों को सूतानती, कलिकता और गोविंदपुर, याद रखना ये तीन जगह हैं। कौन कौन सी, सूतानाती, कलिकता और गोविंदपुर। इन तीनों, ये जो तीनों गांवों को मिक्स करके ही या तीनों गांवों को मर्ज करके ही क्या बनाता, कलकत्ता बनाता। ठीक है, 3 गांवों की ज़मींदारी मिल गई, इन्हीं को मिलाकर जॉब चार्नोक ने, इसका नाम भी याद रखना स्पेशली तौर पे, जॉब चार्नोक ने कलकत्ता की नींव रखी। कंपनी की इस नई किलेबंदी बस्ती को फोर्ट विलियम का नाम दिया गया, या क्या नाम दिया गया, फोर्ट विलियम। एक था फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो कि मद्रास में हमने पहले देखा था। 1700 में अंग्रेजों ने कलकत्ता को पहली प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था, पीसीएस में भी शायद ही पूछा गया था। 1700 में अंग्रेजों ने कलकत्ता का पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया। ये जो 1700 वाला है, क्या फिर क्वेश्चन पिछले बार की पीसीएस में पूछा गया था, ये एक स्टेटमेंट में पूछा गया था, कुछ लोगों का गलत भी हो गया था। तो 1700 में क्या हुआ था, कलकत्ता को पहला प्रेसिडेंसी नगर में घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये वाला आप स्टेटमेंट याद रखिए, और पॉइंट टू पॉइंट शायद कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश पूर्व काल में अपने व्यापारी पोत सूरत बंदरगाह में नहीं लाए थे। फिर से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश पूर्व काल में अपने व्यापारी पोत सूरत में नहीं लाए थे। हाँ, तो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखो, पुर्तगाली और अंग्रेज़ बिल्कुल लाए थे, अंग्रेज और अरब ये भी, इन्होंने भी व्यापार किया था यहाँ से, फ्रांसीसी और अरब इन्होंने भी किया था, बस रूसी और जर्मनी इन्होंने नहीं किया था। तो इसका तो कौन नहीं लाए थे, तो इसका आंसर है रूसी और जर्मनी। ठीक है, सरल सा क्वेश्चन था ये, तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। मुझे लग रहा है ये आईएएस में तो नहीं पूछा गया होगा, ये स्टेट पीसीएस या फिर सीएपीएफ या सीडीएस या एनडीए में पूछा गया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखते हैं, जो भी बहुत ज़रूरी है। ब्रिटिश पूर्व काल में हिंद महासागर के व्यापार पर अरबपतियों का एकाधिकार था, एकदम सही बात। ब्रिटिश पूर्व काल में हिंद महासागर के व्यापार पर मतलब ब्रिटिशर्स के आने से पहले अरब व्यापारियों का एकाधिकार था हिंद महासागर पे, याद रखना है इस बात को। आगे चलकर विभिन्न यूरोपीय कंपनियां भी अपने व्यापारिक पोतों के दीव, दमन, सूरत, कन्नूर आदि बंदरगाहों में लेकर आई, जिसमें पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनियां शामिल थी। बिल्कुल सही बात, ये तो सब आई थी। उसके बाद जो अरब थे वो भी व्यापार करे थे, उसके बाद से ये सब आए थे। इन्होंने विभिन्न स्थानों पर अपनी व्यापारिक कोठियाँ भी स्थापित की। बिल्कुल सही बात। अतः स्पष्ट है कि रूस और जर्मनी ब्रिटिश पूर्व काल में भारत में अपने व्यापारिक पोतों को नहीं लाए थे, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 17वीं शताब्दी के आरंभिक काल में अंग्रेजों के साथ व्यापारिक वार्ता शुरू करने के लिए मुगल निम्नलिखित में से किस बात से प्रेरित हुए। फिर से पढ़ते हैं। 17वीं शताब्दी के आरंभिक काल में, मतलब शुरुआत, 17वीं शताब्दी के शुरुआती काल में, मतलब 1600 कुछ में अंग्रेजों के साथ व्यापारिक वार्ताएं शुरू करने के लिए मुगल निम्नलिखित में से किस बात से प्रेरित हुए। तो किस बात, मतलब कि अंग्रेजों की कौन सी बात मुगलों को अच्छी लगी थी। 17वीं शताब्दी में कौन थे, जहांगीर वगैरह थे। तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है 1612 में स्वेली, इसको सुवेली भी कहते हैं, में पुर्तगाली जहाजी बेड़े पर अंग्रेजों की विजय हुई। ऑप्शन बी कह रहा है अंग्रेज राजा द्वारा मुगल बादशाह को भेजे गए उपहार, क्या इससे खुश हुए थे वो। विलियम हॉकिंग की राजनीतिक निपुणता, क्या इससे खुश हुए थे। सर टॉमस रॉ के कौशल से, इनमें से किससे हुए थे। तो देखते हैं दोस्तों, इसका मुझे लगता है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, 1612 में सुवेली में पुर्तगाली जहाजी बेड़े पर अंग्रेजों की विजय। इस डेट को भी याद रखना और इस स्टेटमेंट को भी बहुत अच्छे से याद रखना। 1612 में सुवेली या सुवेली भी कहते हैं इसको, में पुर्तगाली जहाजी बेड़े पर अंग्रेजों की विजय हुई, एकदम सही बात। दूसरे स्टेटमेंट को कहते हैं, वैसे तो इसका आंसर ऑप्शन ए ही हो गया, अंग्रेज राजा द्वारा मुगल बादशाह को
अंग्रेज़ राजा द्वारा मुग़ल बादशाह को भेजे गए उपहार विलियम हॉकिंग की उपहार नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि वो खुद में ही ऐसे अपने निपुण थे, वो किसी के उपहार से क्यों खुश हो जाएंगे। अंग्रेज़ राजा द्वारा मुग़ल बादशाह को भेजे गए उपहार नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। विलियम हॉकिंग की राजनयिक निपुणता, विलियम हॉकिंग को पसंद किया था, इसको इंग्लिश खां की उपाधि भी दी थी, लेकिन इससे खुश भी हुए थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके लिए उन्होंने मतलब बहुत कुछ किया था। ये शुरुआत में विलियम हॉकिंग आया था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि विलियम हॉकिंग कब आया था। ठीक है, ठीक है। तो विलियम हॉकिंग मतलब कि गया तो था, लेकिन ये सूरत में नाकाम हो गया था। जो सूरत में इन्होंने बिना परमिशन के अपनी पहली जो व्यापारिक कोठी बनाई थी सूरत में बनाई थी, लेकिन ये नाकाम हो गया था। उस पर मतलब अधिकार जो लेने में जो मुग़ल सम्राट था जहांगीर, उस समय उसका अधिकार प्राप्त पाने में ये नाकाम हो गया था, लेकिन इससे खुश रहा था। इसको इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। नेक्स्ट सेकंड, सर थॉमस रॉ के कौशल, ऐसा भी कुछ नहीं था। चलो इसका आंसर तो मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका सबसे पहले इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1612 में सुवेली में अंग्रेजी जहाज़ ड्रैगन ने पुर्तगाली जहाज़ बेड़े के साथ सफलतापूर्वक युद्ध किया तथा हिंद महासागर में ब्रिटिश नौसेना के प्रवेश मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, याद रखना। और ये भी याद रखना कि उस मतलब कि जहाज़ का नाम क्या था, ड्रैगन था। जहाज़ का नाम क्या था, ड्रैगन था। इसको आप लिख भी लो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कभी कभी पूछा भी जाता है। बस इतना काफ़ी है। और उस समय कौन थे, जहांगीर। मैंने बताया था आपको, जहांगीर जिसके पास अच्छी नौसेना नहीं थी, अंग्रेज़ों की सफलता से बेहद प्रभावित हुआ, अतः विकल्प ए सही है। ठीक है दोस्तों, चलो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरो और हीरे की खादानों की विस्तृत रूप से चर्चा की। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन जो छोटी मोटी बुक्स होती है उसमें नहीं दिए हुए होते हैं। इस तरह की जो मतलब कि स्टेटमेंट्स और इस तरह की जो बातें छोटी मोटी बुक्स हैं उनमें नहीं बताई जाती हैं। तो इसलिए आपको एकदम ऑथेंटिक बुक और जो बढ़िया बुक हैं एकदम उनको ही पढ़ना चाहिए, जिससे कि कोई क्वेश्चन आपसे छूटे ना। मैं तो आपसे रिकमेंड करूँगा कि अगर आप इस सीरीज़ को देखते रहे तो आपसे कोई भी क्वेश्चन प्रीलिम्स का बाहर नहीं जाएगा। एकदम बहुत प्रिसाइज बुक बनाई है और उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन बहुत खूबसूरती से दिया गया है। तो आप इनको मतलब कि इस वीडियो को भी 2 दिन बार करते रहिए, या फिर मतलब कि आप अपनी प्रैक्टिस भी करते रहिए दूसरे क्वेश्चनों को भी लगा के, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत बेहतरीन हो जाएगी। और आप अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाते रहिए तो बढ़िया भी रहेगा। चलो देखते हैं, फिर से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरो और हीरे की खादानों की विस्तृत रूप से चर्चा की। मतलब हीरो भारत की जो डायमंड पाई जाती हैं और जो डायमंड माइंस हैं उनके बारे में बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन किसने दिया था। ऑप्शन ए कहता है फ्रांसवा बर्नियर, ऑप्शन बी कहता है जॉ बैप्टिस्ट ट्रेवर्नियर, ऑप्शन सी कहता है जॉ द थेवेनो, ऑप्शन डी कहता है एवो बेर्थोलेमी कारे। जहाँ तक मुझे याद है बैप्टिस्ट ट्रेवर्नियर तो भारत में आए थे, तो इन्होंने ही किया होगा। इसका आंसर ऑप्शन बी ही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। चलो देखते हैं उसके बाद से इसका आंसर क्या देता है, इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। हाँ, ऑप्शन नंबर बी सही है। ये रहा बैप्टिस्ट ट्रेवर्नियर, जो जहांगीर के टाइम पे आए थे। ये जहांगीर के टाइम पे ही आए थे। हाँ, एक फ्रांसीसी खोजकर्ता एक व्यापारी था। भारत में हीरे की खानों का उल्लेख करने वाला वह प्रथम यूरोपीय था। उसे 1666 में की गई 116 ब्लू कैरेट डायमंड की खोज के लिए जाना जाता है। इसको याद रखना, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जो स्टेटमेंट है। इसका बैप्टिस्ट ट्रेवर्नियर खाली याद रखो, इतना काफ़ी है। उसे 1666 के 116 कैरेट ब्लू डायमंड की खोज के लिए जाना जाता है। इसको याद रखना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और ये किसके समय पे आए थे, जहांगीर ही तो उस समय पे शासन कर रहे थे। 1605 के बाद अकबर की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद से जहांगीर बनते हैं। जहांगीर के बाद फिर शाहजहाँ बनते हैं 1628-29 के आसपास। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर यही हो जाएगा। और जिससे उसने 1668 में फ्रांस के लुई 14वें को भेज दिया। ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी याद रखना। वैसे ये पूछा नहीं आएगा कि किसको भेजा था, हो सकता है पूछ भी ले, क्या पता है एग्जामिनर्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको पॉइंट टू पॉइंट अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो ईजिली आप इसको कर सकते हैं। इसमें एक ही क्वेश्चन में कई बातें सत्य और असत्य पूछ लेता है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजीली इसको कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन
स्टेटमेंट 1 कह रहा है, मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, उपयुक्त में से कौन से अंग्रेजों की भारत की देन है। जो अच्छा, इनमें से कौन सा भारत की देन है। तो चलो करते हैं। ऑप्शन कह रहा है इसका केवल एक सही है, केवल एक और दो सही है, दो और तीन, ऑप्शन सी और 2 और 3 सही, ऑप्शन डी इनमें से कोई सही नहीं है। तो क्या रहा है ये, अंग्रेजों को भारत की देन थी, इसको याद रखना, अंग्रेजों की पूछ रहा है वो, ठीक है। अंग्रेजों की देन थी, कौन कौन सी थी। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, नहीं ये तो हम मिडिवल हिस्ट्री जो है वहीं से देखते आ रहे हैं कि मतलब कि अकबर ने भी ऐसा किया था और शेरशाह सूरी ने भी किया था। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, ऐसा भी नहीं है कि अंग्रेज लाए थे। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा पहला, दूसरा भी शायद गलत हो जाएगा। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध था 1500 कब हुआ था, 1556 में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, वहाँ पे भी हुआ था, क्योंकि इसी की मदद से तो बाबर जीत पाया था उस युद्ध को, पानीपत के प्रथम युद्ध को। तो ये भी गलत हो गया। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती तो पुर्तगाल लाए थे, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से ऑप्शन डी होना चाहिए, कोई भी नहीं। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। हाँ, ऑप्शन डी इसका आंसर है। उपरोक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है, क्योंकि इनमें से कोई भी अंग्रेजों की भारत की देन नहीं है। ये सब अंग्रेजों के आगमन से पूर्व ही भारत में प्रचलित है, एकदम सही बात। देखो कितना अच्छा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया गया है, बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरती के साथ इस बुक को बनाया गया है, बहुत सोच समझ के बनाया गया है दृष्टि ने। तो आप इस बुक को, सिर्फ इस बुक की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका प्रीलिम्स में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि इस बुक में ऑलरेडी 2600 से ज़्यादा, मतलब 2600 से ज़्यादा क्वेश्चन है। तो कैसे बाहर निकल जाएगा कोई भी क्वेश्चन, कोई कंसेप्ट बाहर नहीं निकलेगा। आप अच्छे से इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखिए और बहुत नोट्स भी बनाते रहिए साथ साथ, मैं तो ये चाहूँगा। क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो महीने भर पहले से आप सभी लोग रिवीजन करते हैं, तो उसमें आप मतलब कि अच्छे से इसको जल्दी से जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन मध्य युग की देन है, हाँ एकदम सही बात। अंग्रेजों से पूर्वी शेरशाह सूरी व अकबर ने भूमि की गुणवत्ता के आधार पर, हाँ जो बताया था वही है, गुणवत्ता के आधार पर भूमि का विभाजन किया तथा उपज के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण किया, ठीक है। ये मध्यकाल से चलता आया था, ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों की देन है। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग अंग्रेजों से पूर्व से ही मुगल काल में होने लगा था, एकदम सही बात। बाबर के द्वारा पानीपत का युद्ध जीतने के पीछे एक बड़ा कारण यही तोपखाना पद्धति थी, जो बाबर ने उज़्बेकों की युद्ध नीति, तुलगुमा युद्ध पद्धति तथा तोपों को सजाने की उस्मानी विधि तो इस स्टेटमेंट को याद रखना, ये जो कह रहा है ना ये वाली लाइन, तो उस्मानी विधि, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि तोपों को सजाने की कौन सी विधि बाबर ने यूज़ की थी। तो 4 स्टेटमेंट दिए गए थे तो इसमें देखना उस्मानी विधि दी गई थी, जिसको हम रूमी विधि भी कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, का प्रयोग किया। अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की छोटी बड़ी तोपें तैयार की जाती थी। स्टेटमेंट में ये भी डाल सकता है कि सिर्फ बड़ी बड़ी तोपें थी या छोटी बड़ी थी, या फिर मतलब कि सिर्फ छोटी तोपें का यूज़ किया था, ये भी डाल सकते हैं। कुछ नहीं पता कुछ भी डाल सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत में तंबाकू व लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन है, बिल्कुल सही बात। पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भी की थी। तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी, वो कहाँ की थी, गोवा में की थी, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यात प्रमुख स्टेपल कमोडिटीज़ क्या थे। तो आप इस वर्ड से ज़्यादा टेंशन मत लीजिए ना, स्टेपल कमोडिटीज़ से मैं अभी बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। स्टेपल कमोडिटीज़ वो कमोडिटीज़ होती हैं जो कि मतलब एसेंशियली यूज़ होती हैं, और जो मतलब कि एसेंशियली और वेरी नीडली, बहुत आवश्यकता जो होती है उनकी यूज़ होती हैं, जिसमें फूड ग्रेन्स वगैरह जिसमें फूड ग्रेन्स और जो फ्रूट्स होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं, जैसे कि सीरियल्स हो गए, आप चना मटर गेहूँ वगैरह ये सब हो गए, इसे स्टेपल कमोडिटीज़ कहते हैं। तो जो कि खेतों में उगाए जाते हैं उसको स्टेपल कमोडिटीज़ कहते हैं, जो कि डेली यूज़ में हम उसको कहीं ना कहीं यूज़ करते रहते हैं, उसको कॉमर्शियली भी यूज़ करते हैं, उसको स्टेपल कमोडिटीज़ कहते हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है अपरिकृत कपास, तिलहन और अफीम। ऑप्शन बी कह रहा है चीनी, नमक, जस्ता और सीसा, तांबा, चांदी, सोना, मसाले और चाय, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कपास, रेशम, सोडा और अफीम।
तो देखो जैसा कि मैंने आपको एक हिंट दे दी स्टेपल कमोडिटीज़ किसे कहते हैं, जो कि उगाई जाती हैं। तो अंग्रेज़ों के द्वारा मतलब कि कहाँ पे निर्यात की जाती थी वो तो वही हमें देखना है। तो अपरिकृत कपास, तिलहन और अफीम, तिलहन नहीं भी की जाती थी, तो इसलिए ये पहला वाला तो गलत हो जाएगा हमारा, पहला वाला तो गलत है। चीनी, नमक, जस्ता और सीसा तो स्टेबल कमोडिटीज़ है ही नहीं। तांबा, चांदी, तांबा, चांदी, सोना स्टेबल कमोडिटीज़ है ही नहीं। कपास, रेशम और सुराही की ऑप्शन बचता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसी था करेक्ट आंसर। सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन क्या है। हाँ, ऑप्शन नंबर डी सही है। 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित मुख्य स्टेपल कमोडिटीज़ में कपास, रेशम, सोना, नील और अफीम शामिल हैं, याद रखना इनको। अतः ऑप्शन डी विकल्प सही है। इसका मतलब ये नहीं स्टेबल कमोडिटी सिर्फ इन्हीं को ही माना जाता है, गेहूँ वगैरह भी होते हैं, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, किस गुजराती पायलट या चालक ने वास्को डिगामा जो कि 1498 भारत में आया था का कालीकट तक मार्गदर्शन किया था। ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये सभी पे आता होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, पहले पढ़ लेते हैं इसके ऑप्शन को, नहीं तो आप कहोगे कि किस तरह से ये बता रहा है। ऑप्शन नंबर ए अब्दुल मजीद, ऑप्शन नंबर बी इलियास खां, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन हुसैन, ऑप्शन नंबर डी गयासुद्दीन आजम शाह। तो इसका आंसर आपने आई होप लगा भी लिया होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद ही तो मिला था जब वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप पे आके रुका था, तो उससे आगे का रास्ता उसे शायद पता नहीं था, तो अब्दुल मजीद मिला था। उसके बाद ही वो कालीकट पे सबसे पहले कालीकट के कप्पड़ गाबू तक, कालीकट के कप्पड़ गाबू जो बंदरगाह है वहाँ तक लेके आया था अब्दुल मजीद, जो गुजरात का व्यापारी था। याद रखना ये कहाँ का था, ये गुजरात का था। हाँ, लिख भी रहा है इसमें तो गुजराती चालक, लेकिन ये उतरा कहाँ पे था, कालीकट पे। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में। जो पुर्तगाली थे, जो वास्को डी गामा था, वो सबसे पहले आया तो कालीकट के जो बंदरगाह था कप्पड़गापू वहाँ पे, लेकिन उन्होंने सबसे पहली व्यापारिक कोठी कहाँ बनाई थी, ये दोनों अलग बात है, इनमें कंफ्यूज बना रहता है। तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पहले इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डिटेल क्या है इसमें, इतना ही ऑप्शन एक्सप्लेनेशन काफ़ी है। 1498 में वास्को डी गामा 2 जहाज़ों के साथ कालीकट पहुंचा था। इस यात्रा का मार्गदर्शन गुजराती यात्री अब्दुल मजीद ने किया था, ठीक है। तो याद रखना नाम इसका अब्दुल मजीद, और कहाँ का था वो, गुजराती यात्री था। दोस्तों कहा जाता है जितना भी मतलब वास्को डी गामा का वहाँ से आने का, वो वास्को डी गामा का पुर्तगाल से भारत तक का आने का जो भी खर्चा था उसके 60 गुना मुनाफे के साथ जो भी यहाँ से कमोडिटीज़ ले गया था, 60 गुना मुनाफा कमाया था वहाँ पे बेच के, ठीक है दोस्तों। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 15वीं सदी के अंत में यूरोपीय यात्री भारत तथा दक्षिण पूर्वी एशिया की ओर आकर्षित हुए, ठीक है। इसके क्या कारण थे, तो इसके कारणों में आपको पता होना चाहिए। यूरोप में कृषि विकास एवं विस्तार, क्या ये कारण था। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, स्टेटमेंट बी क्या कह रहा है, आंतरिक व विदेशी व्यापार की वृद्धि हेतु नए बाजार की तलाश। स्टेटमेंट 3 क्या कह रहा है, रेशम, मसाले और औषधि की मांग। तो देखो देखते हैं, चलो सॉल्व करते हैं इसे। पहला कह रहा है यूरोप में कृषि विकास एवं विस्तार, हाँ सही बात है। ये यूरोप में कृषि विकास और विस्तार थोड़ा कम था और कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, तो वहाँ पे लोग अलग अलग नई खोजों के लिए निकल पड़े दूसरी जगहों पे, ठीक है। तो यूरोप में कृषि विकास एवं विस्तार, ये एकदम सही बात है। आंतरिक व विदेशी व्यापार की वृद्धि हेतु नए बाजार की तलाश, सही बात है। ये आंतरिक व विदेशी व्यापार की वृद्धि मतलब खुद की, मतलब अपने बिजनेस को किस तरह से पैसा कमाया जाए, किस तरह से बिजनेस किया जाए, तो इस तरह की तलाश के लिए वो लोग अलग अलग जगह पर भटके थे। तो स्पेनिश में सबसे पहले जो कोलंबस था वो निकला था भारत की खोज में, लेकिन उसने अमेरिका की खोज कर बैठा, ठीक है। ऐसे ही काफ़ी लोग निकले थे। इसमें सबसे पहले जो क्या कहते हैं उसको हासिल हुई थी जीत, वो कौन था, वास्को डी गामा था 1498 में, जैसा कि आप जानते हो। केप ऑफ गुड होप, जो कि सबसे जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे साउथ में जो कंट्री है साउथ अफ्रीका, उसके सबसे साउथ वाला जो पॉइंट है केप ऑफ गुड होप, वहाँ पे आया था, सबसे पहले वहाँ पे रुका था। वहीं पे उसे अब्दुल मजीद मिला था, वहाँ से अब्दुल मजीद अपने साथ ले कालीकट तक पहुँचा था। तो ये भी एकदम सही है
रेशम, मसाले और औषधि की मांग। सही बात है, रेशम, मसाले और औषधि की मांग, क्योंकि भारत के मसाले बहुत ज़्यादा मशहूर थे पूरे यूरोप में, क्योंकि यूरोप में जो भारत का व्यापार था वो पुराने समय से चलता आ रहा था। तो सबको पता थी कि भारत के मसाले बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और बहुत अच्छी किस्म के हैं और बहुत बढ़िया हैं। तो उनको अपनी मीट वगैरह को पकाने के लिए, एक बढ़िया लजीज बनाने के लिए मसालों की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो जब मसालों की ज़रूरत पड़ेगी तो व्यापार करने के लिए भटकेंगे इधर उधर, या फिर उनको प्राप्त करने की कोशिश करेंगी। तो इसका आंसर जब सभी ठीक है तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं, हाँ ऑप्शन नंबर डी सही है, 1, 2 एंड 3। चलो देखते हैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन नंबर डी, जैसा कि मैंने बताया, यूरोप में इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यूरोप में कृषि विस्तार के फलस्वरूप चारागाहों की कमी हुई। ठीक है, कृषि विस्तार के फलस्वरूप चारागाहों की कमी हुई, तो जाड़ों में पशुओं का वध अधिक संख्या में किया जाने लगा। ठीक है, क्योंकि कृषि विस्तार के फलस्वरूप चारागाहों की कमी हुई तो पशुओं का वध अधिक संख्या में किया जाने लगा, और मांस की अधिक उपलब्धता होने से, मतलब बहुत मांस इकट्ठा हो गया, सुरक्षित रखने एवं ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए मसालों की मांग बढ़ी। ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट 1 सही है। इनको आंतरिक व्यापार व वृद्धि के लिए नए बाजार की तलाश थी, अतः इन्होंने नए देशों की खोज प्रारंभ की। ठीक है, अतः कथन 2 भी सही है। रोम साम्राज्य के युग से यूरोप में चीन का रेशम और भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया के मसाले व औषधि की मांग बढ़ रही थी, खासतौर से काली मिर्च की। तो स्टेटमेंट 3 भी सही है इसी वजह से। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पुर्तगालियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं कथनों पे। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है? अल्बुकर्क ने बीजापुर से गोवा को छीनकर डंडा, राजौरी और दाभोल को खूब लूटा। ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? उन्होंने लाल सागर के मुहाने पर सोकोत्रा द्वीप में भी अपना एक अड्डा कायम किया था। तो चलो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, सही इसमें से ये देखना है कि कौन सा सही है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए, जैसा कि आपको पता होगा, आपको बहुत सारे टीचरों ने बताया होगा, मैं भी सजेस्ट करूंगा कि इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए जिसमें सही और गलत पूछा जाता है, सही और गलत पूछा जाता है, उस जगह को पेंसिल से एग्जामिनेशन हॉल के अंदर उसको मार्क कर लिया करो, जिससे कि आपको ये पता रहे कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। क्योंकि मुझसे भी कई बार गलतियाँ हुई हैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है और मैं उस जो मेन जगह है सही और गलत वाली, उसको ध्यान ना रख के उसको सही वाला समझ के उसको करता हूँ और गलत हो जाता है। ठीक है, तो आपसे ये गलती ना हो तो अच्छा रहेगा। तो इसके ऑप्शन कहता है केवल 1 सही है, ऑप्शन बी कहता है केवल 2 सही है, ऑप्शन सी कहता है 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन डी कहता है ना 1 और ना 2, इनमें से कोई भी सही नहीं, ऑप्शन डी ये कहता है। ठीक है, तो देखते हैं शुरुआत से। अल्बुकर्क ने बीजा से गोवा को छीनकर डंडा, राजौरी और दाभोल को खूब लूटा। सही बात है, अल्बुकर्क ने बीजापुर से गोवा को छीना। सही बात है ये। दूसरा स्टेटमेंट कहता है उन्होंने लाल सागर के मुहाने पर सोकोत्रा द्वीप में भी अपना एक अड्डा कायम किया था। ये भी एकदम सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो दोस्तों मुझे एक कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर और दीजिए कि जो पुर्तगाली शक्तियों का जो वास्तविक पुर्तगाली शक्ति जो थी, जो पुर्तगाली यहाँ पे आए थे, उनका वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क था या फिर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था? इसका कमेंट बॉक्स में जल्दी से छापो इसका उत्तर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पुर्तगाली अपनी नई नीति पर अमल करते हुए अल्बुकर्क ने 1510, इस डेट को बहुत याद रखना क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, 1510 में बीजापुर से गोवा को छीना। ठीक है, तो याद रखना गोवा में वो कब प्रवेश हुए? 1510 में, याद रखना इस बात को। छीन लिया और वहाँ के प्राकृतिक बंदरगाह पर किला बनाकर अपनी सामरिक स्थिति मजबूत की। अतः स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2 क्यों सही है? पुर्तगालियों ने श्रीलंका में कोलंबो, सुमात्रा और अचीन और मलक्का में एक एक किला स्थापित किया था। सही बात है एकदम। उन्होंने लाल सागर के मुहाने पर सोकोत्रा द्वीप में भी अपना एक अड्डा कायम किया। ठीक है, याद रखना इस बात को, इस स्टेटमेंट को भी बहुत अच्छे से याद रखना। लाल सागर के मुहाने पर सोकोत्रा द्वीप में भी एक अड्डा कायम किया था। ठीक है, लाल सागर के मुहाने पर, याद रखना इस बात को। इन्होंने तो पूरे लाल सागर और जो वाला एरिया था काफ़ी कब्जा कर लिया था और इन्होंने एक पॉलिसी भी अपनाई थी। उसको मैं इसका एक लेक्चर लेके आऊँगा, उसको मैं अच्छे से डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा, पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा। पहले इन क्वेश्चनों को कर लेते हैं, जहाँ पे आपसे गलतियाँ हुई हैं उन्हें आप देख लीजिए, फिर उसको जो
जो बोर्ड पे पढ़ाऊँगा उसको आप अच्छे से देख लेना, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ाना इतना आसान तो है नहीं। सबसे पहले क्वेश्चन करो, फिर उसको अच्छे से बताओ, पूरी स्टोरी वाइज बताऊँ, पूरी स्टोरी वाइज लेक्चर लेके आऊँगा, फिर उसको फिर एक बार से फिर से देखो, फिर आपको कभी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एग्ज़ाम हॉल में। आप इजीली आपको सब याद आ जाएगा। पढ़ा, पहले क्वेश्चन किए थे, कहाँ पे गलती हुई थी, फिर हमने गलती सुधारी थी लेक्चर में, फिर उसके बाद फिर हमने दोबारा क्वेश्चन किए, सारी गलती सुधर गई, तो आपको फिर दोबारा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरे हिसाब से तो ऐसे ही करना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। इसमें मतलब कि लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, इनको आपको मैच करना है जैसा कि आपको दिख रहा है। तो चलो करते हैं इनको। लिस्ट क्या करना है, इसमें बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, सही सुमेलित बताना है आपको। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला वाला कह रहा है ऑप्शन, या यू कैन से द स्टेटमेंट इट इज़, फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्र हरमुज। दूसरा कह रहा है डच व्यापारिक केंद्र सेंट फोर्ट जॉर्ज। तीसरा कह रहा है बारूद का स्रोत साल्टपीटर। ठीक है, तो आई होप आपने इसका आंसर लगा भी लिया होगा। देखिए सॉल्व करते हैं इसे। फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्र हरमुज, कोई दूर दूर तक इसका कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये पहला वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि हरमुज पे जो कब्जा कर लिया था वो पुर्तगालियों ने कर लिया था। ठीक है, शुरुआत में। तो दूसरा कह रहा है डच व्यापारिक केंद्र फोर्ट सेंट जॉर्ज, डच का इससे कोई लेना देना ही नहीं था। ठीक है, ये तो सेंट जॉर्ज तो जो अंग्रेज़ थे, ब्रिटिशर्स, उनका था। और सेंट जॉर्ज कहाँ पे था, सेंट जॉर्ज था मद्रास में। ठीक है, सेंट जॉर्ज मद्रास में था, और एक ये जो फोर्ट था सेंट जॉर्ज ये मद्रास में था, और फोर्ट विलियम कहाँ पे था, ये बंगाल में था। ठीक है, तीसरा कह रहा है बारूद का स्रोत साल्टपीटर। सही बात है ये, क्योंकि बारूद का मतलब विस्फोटक के लिए ये लोग, एक्सप्लोजन के ये लोग साल्टपीटर का यूज़ करते थे। बारूद का स्रोत साल्टपीटर, एकदम सही बात है। पहला तो ये, तीसरा सही है। तो ये जो जितनी भी लिस्ट है इनमें कौन सा सही सुमेलित है, केवल ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, केवल तीसरा सही है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अंग्रेज़ों ने 1622 में फ़ारसी फ़ौज की मदद से पुर्तगालियों के अड्डे हरमुज पर कब्जा कर लिया था। तो जैसा कि मैंने बताया था, सबसे पहले हरमुज पर मतलब कि पुर्तगालियों का कब्जा था, फिर बाद में अंग्रेज़ों ने इस पर कब्जा कर लिया था। तो इस स्टेटमेंट को याद रखना, क्योंकि इसके ज़रिए से 3 और बन सकते हैं कि अंग्रेज़ों ने 1622 में फ़ारसी फ़ौज की मदद से पुर्तगालियों पर अड्डे को हरमुज पर कब्जा कर लिया था। तो 3 कैसे बनेंगे, क्या 1622 में किया था, या फ़ारसियों की मदद से किया था, या किसी और की मदद से किया था। हो सकता है अगर आपको गलत करवाने के लिए फ़ारसी की जगह अरबी दे दे। ठीक है, तो ये आप कंफ्यूज मत होना। और पुर्तगालियों के अड्डे हरमुज पर मतलब कि कब्जा कर लिया है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। 1622 के 1630 दे सकता है गलत करने के लिए, फ़ारसी की जगह गलत करने के लिए वो अरबी दे सकता है, या फिर पुर्तगालियों के अड्डे जो हरमुज है, ये तो हरमुज ही रहेगा मुझे लग रहा है, जहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन बनाएगा तो हरमुज ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है अंग्रेज़ों ने मद्रास में व्यापार के लिए फोर्ट सेंट जॉर्ज में एक केंद्र स्थापित किया था। सही बात है, ये मैंने बताया भी था, ये फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थापित किया था मद्रास में या फोर्ट सेंट जॉर्ज। सही बात है ये। साल्टपीटर से यूरोप के बारूद की कमी पूरी हुई। ठीक है, जो यूरोपियन थे उनकी बारूद की कमी हुई साल्टपीटर से। इसका उपयोग जहाज़ों के भार को स्थिर करने के लिए भी किया जाता था। इसमें ऐसी टेंडेंसी होती है कि थोड़ा वेट पानी में जाके वेट को मेंटेन करता है। ठीक है, इसको देख लेना आप। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डचों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डच भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो सबसे पहले तो पुर्तगाली आए थे इंडिया के अंदर। देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो अंग्रेज़ों वाली, वो बन पहले गई थी, लेकिन भारत में डचों के बाद आई थी। ठीक है, याद रखना इस बात को। पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, तो सब आपको पता ही होगा। चलो कमेंट बॉक्स में लिखिए क्रम वाइज से कौन सबसे पहले आया था, कमेंट्स में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 14 इसे करते हैं। डचों के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने गोलकुंडा के शासक से फरमान प्राप्त कर मछलीपट्टनम में अपनी पहली कोठी बनाई। दूसरा कह रहा है इन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में मसालों के दीवों पर वर्चस्व स्थापित किया। तीसरा कह रहा है इन्होंने कोरोमंडल के स्थानीय शासक से पुलिकट हासिल कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट चौथा कह रहा है इन्होंने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री बनाई। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कौन कौन सा सही है।
सॉल्व करते हैं इसे। इन्होंने गोलकुंडा के शासक से फरमान प्राप्त कर मछलीपट्टनम में अपनी पहली व्यापारिक कोठी बनाई थी। ठीक है, मछलीपट्टनम में पहली व्यापारिक कोठी बनाई, एकदम सही बात है। इन्होंने क्या किया था, मछलीपट्टनम में इन्होंने पहली व्यापारिक कोठी बनाई थी। दूसरी कहाँ बनाई थी, पुलिकट में बनाई थी। तीसरी कहाँ बनाई थी, तीसरी इन्होंने सूरत में बनाई थी। अच्छा ये बताइए कमेंट बॉक्स में, डचों ने सबसे पहले जो अपनी व्यापारिक कोठी थी वो बंगाल में कहाँ बनाई थी, वो मुझे, और किस सन में बनाई थी, जो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। दूसरा क्या है, इन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया के मसालों के द्वीपों पर वर्चस्व स्थापित किया था, एकदम सही बात है। इस जगह से इन्होंने पुर्तगालियों को खदेड़ दिया था, पुर्तगालियों को भगा दिया था वहाँ से, और अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। ठीक है। तीसरा क्या है, इन्होंने कोरोमंडल के स्थानीय शासक से पुलिकट हासिल कर लिया था, एकदम सही बात। पुलिकट में इनकी दूसरी व्यापारिक वो थी फैक्ट्री। चौथा कह रहा है, इन्होंने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री बनाई नहीं। जब यहाँ पे ही वो कह रहा है जब यहाँ पे ही वो पहली कोठी मछलीपट्टनम में बना रहा है, तो सूरत में इनकी पहली कहाँ से हो जाएगी, ये तो ऐसे गलत हो गया। सूरत में तीसरी कोठी थी इनकी। इस बात का खास ख्याल रखना। पहली कहाँ पे थी, मछलीपट्टनम, दूसरी थी पुलिकट, तीसरी थी सूरत में। तो चौथा वाला तो शायद गलत ही हो गया ना। चौथा वाला हमारा ये वाला गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसा कि ये दिख ही रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, 1600 ईस्वी में डचों ने गोलकुंडा के शासक से फरमान हासिल कर मछलीपट्टनम कुछ भी कह लो मैं अपनी पहली कोठी बनाई। सही बात है। अतः स्टेटमेंट 1 सही है। डचों ने दक्षिण पूर्वी एशिया में मसालों के द्वीप जावा और सुमात्रा, सही, हाँ ये नाम है ना, जावा और सुमात्रा, इन पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि पुर्तगालियों को भगा दिया था, पर अपना वर्चस्व स्थापित किया था। कथन 2 भी सही है। डचों ने कोरोमंडल तक फैलाव करते हुए वहाँ का स्थानीय शासक से पुलिकट हासिल कर लिया था, ये भी सही है। सूरत में पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने बनाई थी, याद रखना। सूरत में पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने बनाई थी। और सूरत में पहली फैक्ट्री और किसने बनाई थी, अच्छा ये बताइए, अंग्रेजों के अलावा सूरत में पहली फैक्ट्री और किसने बनाई थी, या मैं ही बता दूँ, चलो बता देता हूँ। सूरत में पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने बनाई थी और फ्रांसीसियों ने बनाई थी, याद रखना इस बात को, दोनों ने बनाई थी। नहीं तो आप ये कहोगे कि सारे काम हमसे करवाता जा रहा है और तो कुछ कर नहीं रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन, यूरोपीय व्यापारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, चलो कर लेते हैं विचार। 17वीं सदी के प्रथम चरण में डच व अंग्रेजों ने पुर्तगालियों के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, एकदम सही बात। 17वीं सदी के प्रथम, चलो मैं बताऊंगा नहीं, आप पहले क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, नहीं तो मेरा क्या फ़ायदा, इस सीरीज़ को कराने से क्या फ़ायदा फिर। ठीक है, 17वीं सदी के प्रथम चरण में डच व अंग्रेजों ने पुर्तगालियों के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं, इन्होंने भारतीय व्यापारियों के माल को अपने जहाज़ पर ढोना भी शुरू कर दिया था। तीसरा कह रहा है आरंभ में नील का निर्यात भारत से यूरोप को किया गया था। तो इसके वो भी देख लेते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है, इसमें सही ढूंढना है हमें, याद रखना है इसमें सही, इसमें इन तीनों में से कौन सही है। आपने तीनों पढ़ लिए, ठीक है, इसमें देख लीजिए, केवल 1, 1 और 2, केवल 2, केवल 3, केवल 1 और 2। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर आप इसका आंसर दे दीजिए, कैसे भी कर लीजिए। चलो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। पहला वाला तो मैंने आपको पहले बता दिया था, 17वीं सदी के चरण में, 1 मिनट देखते हैं। 17वीं सदी के प्रथम चरण में डच व अंग्रेजों ने पुर्तगालियों की व्यापारी एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, एकदम सही बात है ये। ठीक है, दूसरा कह रहा है, इन्होंने भारतीय व्यापारियों के माल को अपने जहाज़ों पर ढोना भी शुरू कर दिया, सही बात है ये। ऐसा भी इन्होंने किया था, मकार तो ये थे ही, कमीने भी थे बहुत। आरंभ में नील का निर्यात भारत से यूरोप को किया गया था, सही बात है। अच्छा मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए, जो नील का निर्यात सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया था, नील का, याद रखना। ठीक है, नील का सबसे पहले इन्होंने जो निर्यात करना स्टार्ट किया था, सबसे पहले कहाँ से किया था, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। इस तीनों ही सही हो गए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। यूरोपीय व्यापारियों की आपस में ही प्रतिस्पर्धा विकसित होने लगी, सही बात। और 17वीं सदी के प्रथम चरण में डच और अंग्रेजों ने पुर्तगालियों के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को खत्म कर दिया था, याद रखना इस बात को। क्या कह रहा है ये, प्रथम चरण में
सॉरी प्रथम चरण में डच और अंग्रेजों ने पुर्तगालियों के भारतीय व्यापार को अधिकार को समाप्त कर दिया। ठीक है, इस बात को फिर से पढ़ो। प्रथम चरण में डच और अंग्रेजों ने पुर्तगालियों के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को खत्म कर दिया था। सही बात है ये। तो जब ये बात सही है तो कथन 1 ऐसे ही सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है प्रारंभ में यूरोपीय यूरोपियों ने भारतीय व्यापारियों के माल को अपनी जहाज़ पर ढोना शुरू कर दिया था। सही बात। साथ ही भारत में जहाज़रानी का विकास हुआ। ठीक है, याद रखना कब विकास हुआ। इसी तरह से भारत में जहाज़रानी का शिपिंग, जो इस समय शिपिंग मिनिस्ट्री मानी जाती है, का विकास हुआ। ठीक है, और इसके मतलब कि कई स्टेप्स थे जो ज्योग्राफी का पार्ट है, उसमें किसी दिन अगर मौका मिला तो उसे भी पढ़ाएंगे। विकास हुआ जिसका प्रभाव विदेशी व्यापार और वस्तु के निर्माण के उद्योग की वृद्धि पर दिखाई देने के लिए लगा। एकदम सही बात। इसी वजह से स्टेटमेंट 2 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है। एशियाई व्यापार में बढ़ती हिस्सेदारी से अंग्रेज और डच ऐसी चीज़ की तलाश में थे जिसे यूरोप में निर्यात किया जा सके। दोनों में उस समय फिर कंपटीशन चलने लगा। प्रारंभ में नील और मिर्च का निर्यात किया गया। ठीक है, याद रखना प्रारंभ में सबसे पहले किसका निर्यात किया गया, नील और मिर्च का। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उसका स्टेटमेंट में भी डाला जा सकता है कि सबसे पहले किसका निर्यात किया गया था। उसमें ऑप्शन गलत भी दे सकता है, नील और सोडा दे सकता है, नील और कपड़ा दे सकता है, नील और कपास दे सकता है, या फिर मिर्च और कपास दे सकता है, नील हटा सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो इन दोनों को याद रखना। प्रारंभ में नील और मिर्च थे का निर्यात किया गया। नील गुजरात के सरखेज, ठीक है, नील गुजरात के सरखेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगरा के निकट बयाना के सबसे अच्छी पैदा होता था। तो जब से यहाँ पे सबसे अच्छी पैदा होता तो यहीं से वो करेंगे, सीधी सी बात। जहांगीर से फरमान प्राप्त करके सूरत ने अपनी फैक्ट्री को पुख्ता बनाया। किसके बारे में, अंग्रेज़ों ने। फारसी फ़ौज की सहायता से हरमुज पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, फारसी फ़ौज की सहायता से किस पर कब्जा कर लिया था, हरमुज पर कब्जा कर लिया था। ये तो हमने पहले भी पढ़ा था, तो दूसरा वाला तो ऐसे ही हो जाएगा। तीसरा वाला जहांगीर से फरमान प्राप्त करके सूरत ने अपनी फैक्ट्री को पुख्ता बनाया था। सही बात है ये, क्योंकि अंग्रेज़ों ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री कहाँ पे बनाई थी, वो सूरत में बनाई थी। सबसे पहले अस्थाई फैक्ट्री बनाई थी, उसके बाद में जहांगीर ने फिर इसको परमिशन दे दी थी, उसके बाद में ये परमानेंट बनी। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि अंग्रेज़ों की सबसे पहली, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि अंग्रेज़ों ने सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई थी, तो सूरत आएगा। सबसे पहली नॉन परमानेंट फैक्ट्री तो अभी सूरत आएगा, लेकिन सबसे पहली परमानेंट फैक्ट्री आ जाए तो मछलीपट्टनम आएगा, ये हट जाएगा सूरत वाला। ठीक है, इसको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। तो इसका दोनों ही सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम यहाँ से आगे। उत्तर सी कह रहा है अंग्रेज़ों ने 1618 ईस्वी में जहांगीर से फरमान प्राप्त करके सूरत में स्थापित फैक्ट्री को स्थायी बना लिया। कथन 1 सही है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है 1622 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने फारसी फ़ौज की मदद से हरमुज पर कब्जा कर लिया था। ये तो हमने पहले ही पढ़ चुका है, इसको ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको देखिए, इसको पूरा कर देता हूँ मैं। इसमें तो मतलब कि निर्यातित वस्तुओं और संबंधित स्थान, इसको अच्छे से देख लीजिए आप। इसको आप आपको सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है और सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं बताता रहूँ आपको पहले, तभी आपको फ़ायदा होगा कि आप पहले पॉज कीजिए और सभी को क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो चलो करते हैं पहला वाला। नील गुजरात, कपड़ा कोरोमंडल, कच्चा रेशम बालासोर उड़ीसा। ठीक है, तो कौन सा वाला इसका सही आंसर हो जाएगा, आप इसको कीजिए। तो चलो सॉल्व करते हैं। जैसा ये तो हमने पहले ही पढ़ चुका था। नील गुजरात से निर्यात होता था सबसे पहले, ए का 1 हो जाएगा। ठीक है, बी का हो जाएगा कपड़ा कोरोमंडल से, हाँ दूसरा, बी का दूसरा हो जाएगा। ठीक है, सी का कच्चा रेशम बालासोर उड़ीसा, हाँ सही है, तीसरा हो जाएगा इसका। ठीक है, तो अरे ये तो पूरा बन ही गया। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए में है, 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर बी में है। चलो ऑप्शन नंबर पहले ही देखिए हमें, ऑप्शन नंबर ए में ABCD। इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसका आंसर भी देखते हैं, कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया। सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, 1 2 3 4। ठीक है, तो आप इसी तरह से देख लीजिए। यूरोपीय व्यापारी गुजरात से नील का निर्यात करते थे। ठीक है, कोरोमंडल से कपड़े का निर्यात करते थे, हुगली और बालासोर से कच्चा रेशम और तथा शक्कर का निर्यात करते थे। इसको याद रखना। ठीक है, बिहार से साल्टपीटर का, ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखना, गुजरात से नील का, कोरोमंडल से कपड़े का, हुगली और बालासोर से शक्कर और रेशम का, कच्चे रेशम का, सॉरी यहाँ रेशम कच्चा रेशम कुछ भी कह लो।
बिहार से साल्टपीटर का, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 18वीं सदी के भारतीय विदेश व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के, ठीक है, कथन देखते हैं। भारत के यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित हुई। इस समय भारत में सर्वाधिक तेजी से सोना और चांदी का आगमन हुआ। ठीक है, तो देखते हैं इसका। वीडियो पॉज करके आपने सॉल्व कर ही लिया होगा, तो चलो अब मेरे द्वारा सॉल्व करते हैं इसको। भारत के यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हुए, बिल्कुल हुए थे, इसमें तो कुछ लॉजिक लगाना ही नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था तेज़ी से विकसित हुई। भारतीय अर्थव्यवस्था तेज़ी से विकसित हुई, लेकिन इसका बेनिफिट कौन ले गए? विदेशी लोग ले गए। तो दूसरा भी सही है। इस समय भारत में सर्वाधिक तेज़ी से सोना और चांदी का आगमन हुआ, ये भी सही बात है एकदम। भारत की चीज़ें वहाँ आ रही थी और सोना चांदी का आगमन भी हो रहा था, ये भी एकदम सही है। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका किस में दिया है? ऑप्शन ए कह रहा है तीनों ही सही है, तो ऑप्शन ए कह रहा है 1 और 2, ऑप्शन बी कह रहा है 2 और 3, ऑप्शन सी कह रहा है 1 2 3, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो तीनों ही हमारे सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो देखते हैं इसका आंसर। यही है, सही है, ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी नंबर सी है। देखते हैं 18वीं सदी के प्रारंभिक स्थिति में सर्वाधिक भारतीय विदेश व्यापार यूरोप के साथ हो रहा था। अतः क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट 1 सही है। यूरोपीय व्यापारियों का भारत आने और यूरोप में बाजार विकसित होने के साथ भारत के साथ यूरोप के अच्छे परिणाम देखे, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से विकास हुआ। याद रखना इस बात को। उस समय वस्तुओं की अपेक्षा भारत में सर्वाधिक तेजी से, याद रखना, वस्तुओं से ज़्यादा यहाँ पे क्या चीज़ आई? ये ज़्यादा चीज़ें आई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेज व्यापारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंग्रेज व्यापारियों की बात कर रहा है, याद रखना। ठीक है, आपने, आई होप आपने वीडियो पॉज कर लिया होगा और इसका आंसर भी सोच लिया होगा। तो अब मैं करता हूँ उसको सॉल्व। इन्होंने मछलीपट्टनम के बाद फोर्ट सेंट जॉर्ज के व्यापार का मुख्य केंद्र बनाया था। फोर्ट सेंट को व्यापार का मुख्य केंद्र बनाया था। ठीक है, मछलीपट्टनम के बाद। दूसरा कह रहा है उन्होंने गुजरात से लेकर हुगली तक तथा मछलीपट्टनम से लेकर सिंधु नदी तक व्यापारिक वर्चस्व बनाए रखा था। ठीक है, तो इसमें आपके अकॉर्डिंग कौन सा हो गया? अब मैं इसका आंसर ऑप्शन कह रहे हैं केवल 1, ऑप्शन कह रहे हैं केवल बी, ऑप्शन केवल 2, ऑप्शन कह रहा है 1 और 2, ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो चलो एक बार फिर से पढ़ते हैं। इन्होंने मछलीपट्टनम के बाद फोर्ट सेंट जॉर्ज को व्यापार का मुख्य केंद्र बनाया था। एकदम सही बात है, क्योंकि अस्थाई फैक्ट्री सबसे पहले सूरत में, फिर स्थायी फैक्ट्री सबसे पहले कहाँ पे? एक मिनट, उन्होंने कहाँ पे बनाई थी? मछलीपट्टनम में। तो मछलीपट्टनम के बाद ही तो मतलब कि कहीं पे कोई फोर्ट वगैरह बनाया था इन्होंने। दूसरा कह रहा है उन्होंने गुजरात से लेकर हुगली तथा मछलीपट्टनम से लेकर सिंधु नदी तक व्यापारिक वर्चस्व बनाए रखा। ये भी एकदम सही है, तो ये भी सही है, यही भी सही है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फिर इसके हिसाब से। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी। अंग्रेज सर्वप्रथम, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अंग्रेज सर्वप्रथम नील का निर्यात गुजरात से लेकर कपड़ों का निर्यात कोरोमंडल से करते थे। इन्होंने मछलीपट्टनम में केंद्र बनाया कुछ समय बाद मद्रास में। ठीक है, क्या कह रहा है ये? मछलीपट्टनम में केंद्र बनाया कुछ समय बाद, याद रखना इसको, ये बाद वाली घटना है। मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज का व्यापार मुख्य केंद्र स्थापित किया। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है दूसरा एक्सप्लेनेशन कह रहा है अंग्रेजों ने पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में हुगली, ठीक है, तथा उत्तर में सिंधु नदी से लेकर दक्षिण में मछलीपट्टनम तक अपना व्यापारिक वर्चस्व बनाए रखा। इस बात को याद रखना, क्योंकि आपको पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब ये तो आपको पता है, लेकिन उत्तर से दक्षिण कहाँ था? सिंधु से लेकर मछलीपट्टनम तक। इस बात को याद रखना। ठीक है, सिंधु से लेकर मछलीपट्टनम तक, इस बात को याद रखना, क्योंकि वो वाला पहला वाला स्टेटमेंट तो सबको पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेसुइट सोसाइटी ऑफ जीसस, याद रखना जेसुइट कैसे कहते हैं? सोसाइटी ऑफ जीसस, जो क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करते थे, जो कि पादरी वगैरह होते थे, उनको। जेसुइट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है मुगल दरबार के यूरोपीय विवरणों में जेसुइट वृत्तांत सबसे पुराने हैं। दूसरा कह रहा है पुर्तगाली राजा जेसुइट प्रचारों की मदद से ईसाई धर्म के प्रचार में रुचि रखता था। ठीक है, तो देखते हैं इसका। अब हो गया, पहले नहीं हुआ था जो ऊपर। चलो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है
केवल एक सही है, ऑप्शन बी कह रहा है केवल दो सही, ऑप्शन सी कह रहा है एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन डी कह रहा है ना ही एक सही है ना ही दो सही है। देखते हैं इसको सॉल्व करके, आपने देख ही लिया होगा, पहले तो इसको सॉल्व करके इसका आंसर जानते हैं। मुग़ल दरबार के यूरोपीय विवरणों में, ठीक है, मुग़ल दरबार के यूरोपीय विवरणों में जेसुइट वृत्तांत सबसे पुराने हैं। एकदम सही बात, जो भी मुग़ल दरबार में जो भी यूरोपीय विवरण था, जो भी इनकी इन्फॉर्मेशन थी, वो एकदम पुरानी है, एकदम सही बात है। पुर्तगाली राज जेसुइट प्रचारों की मदद से ईसाई धर्म के प्रचार में रुचि रखता था, ये भी एकदम सही है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों सही हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अब यूरोप को भारत के बारे में जानकारी जेसुइट धर्म प्रचारों, यात्रियों, व्यापारियों और राजनयिकों के विवरण से हुई। मुग़ल, सही बात है ये, ठीक है। तो यूरोप को भारत के बारे में, जो यूरोप के लोग थे या जो भी लोग थे यूरोप में, उनके राजा वगैरह, उनको भारत के बारे में जेसुइट धर्म प्रचारकों और यात्रियों, व्यापारियों और राजनयिकों के विवरण से मुग़ल दरबार के यूरोपीय विवरणों में जेसुइट वृत्तांत सबसे पुराने हैं, ये भी एकदम सही है। पुर्तगाली राजा भी जेसुइट प्रचारकों की मदद से ईसाई धर्म के प्रचार में रुचि रखता था, बिल्कुल रखता था। ये जो लुई 14वां था, 16वीं शताब्दी के दौरान भारत आने वाले जेसुइट शिष्टमंडल व्यापार और साम्राज्य निर्माण की प्रक्रिया का भाग थे, ठीक है, और ये भी सही बात है एकदम। चलो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। मुग़ल दरबार और जेसुइट, जो कि जीसस सोसाइटी बोली जाती है, के संदर्भ में निम्नलिखित नंबर विचार कीजिए। पहला कह रहा है सर्वप्रथम औरंगजेब ने जेसुइट पादरियों को आमंत्रित करने के लिए दूतामंडल गोवा भेजा था, ठीक है। दूसरा कह रहा है पहला जेसुइट शिष्टमंडल फतेहपुर सीकरी के मुग़ल दरबार में पहुंचा था, ठीक है। तीसरा कह रहा है पहले जेसुइट शिष्टमंडल का नेता पारदे रुडोल्फ एक्वाविवा था, ठीक है, पारदे रुडोल्फ एक्वाविवा था। चौथा स्टेटमेंट कह रहा है जेसुइट विवरण मुग़ल काल के राजा अधिकारियों के सामान्य जनजीवन के बारे में फारसी इतिहासकारों द्वारा दी गई सूचना की पुष्टि करते हैं। इसको फिर से पढ़िए चौथे को। जेसुइट विवरण मुग़ल काल के राज्य अधिकारियों और सामान्य जनजीवन के बारे में फारसी इतिहासकारों द्वारा दी गई सूचना की पुष्टि करते हैं। तो देखते हैं इसके ऑप्शन, देख लेते हैं। इसका ऑप्शन कह रहा है, आप पढ़िए और इसको कीजिए। ऑप्शन कह रहा है 1 2 3 सही है, ऑप्शन बी कह रहा है 1 2 4 सही है, ऑप्शन सी कह रहा है 1 3 4 सही है, ऑप्शन डी कह रहा है 2 3 4 सही है। इसमें ये और देख लेना कि इसमें क्या बुलवा रहा है, ये सही बुलवा रहा है, कौन से सही हैं, ठीक है, सही हैं, कौन से सही हैं, ठीक है। फिर से कर देता हूँ, कौन से सही हैं, ये यहाँ पे ठीक रहेगा, ठीक है। तो चलो करते हैं इसको सॉल्व। पहला कह रहा है सर्वप्रथम अंग्रेज ने जेसुइट पादरियों को आमंत्रित करने के लिए एक दूतामंडल गोवा में भेजा था, ठीक है। नहीं, औरंगजेब ने ऐसा कुछ नहीं किया कभी। औरंगजेब क्यों भेजने लगा, ये तो मतलब दूसरों से नफरत करता था, ये खुद अपने धर्म के प्रति बहुत कट्टरपंथी था। अच्छा, मुझे जो औरंगजेब है उसके धर्मगुरु का नाम बताइए कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बताइए, ठीक है। ऑप्शन स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है पहला जेसुइट शिष्टमंडल फतेहपुर सीकरी के मुग़ल दरबार में पहुंचा था, ये एकदम सही है मेरे हिसाब से। तो तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है पहले जेसुइट शिष्टमंडल का नेता पारदे रुडोल्फ एक्वाविवा था, बिल्कुल था। पहले जेसुइट शिष्टमंडल का नेता एक्वाविवा था, मैं इस एक्वाविवा से याद रखता हूँ, रुडोल्फ एक्वाविवा, पारदे रुडोल्फ एक्वाविवा, आप कैसे भी याद रख लीजिए, पारदे एक्वाविवा या रुडोल्फ एक्वाविवा, मैं सिर्फ एक्वाविवा से याद रखता हूँ। फोर्थ था जेसुइट विवरण मुग़ल काल के राज्य अधिकारियों और सामान्य जनजीवन के बारे में फारसी इतिहासकारों द्वारा दी गई सूचना की पुष्टि करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए में 1 2 3, पहला गलत है, पहला ऑप्शन नंबर ए चला गया, 2 चला गया, सी चला गया, एक गलत कर लिया तो सारे सही हो गए हमारे। यही ट्रिक मतलब कि बाकी के लोग भी अपनाते हैं क्वेश्चन को करने में। ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि पहला इसमें भी है, पहला गलत था, इसमें गलत, इसमें नहीं है, तो ये सही है। चलो देखते हैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन नंबर डी देखिए। अकबर ईसाई धर्म के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक था, ठीक है। अकबर तो था क्योंकि अकबर को एक धर्मनिरपेक्ष भी कहते हैं, ठीक है, सभी धर्मों को बराबर आदर या सम्मान देता था, उनके बारे में जानकारी रखने के लिए उत्सुक भी रहता था। अकबर ईसाई धर्म के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक था। सर्वप्रथम अकबर ने जेसुइट पादरियों को आमंत्रित करने के लिए एक दूतमंडल गोवा भेजा, ठीक है। किसने भेजा था,
अकबर ने भेजा था, औरंगजेब ने ऐसा कुछ नहीं किया। औरंगजेब तो बहुत ही खूंखार टाइप का था, वो किसी से मतलब नहीं रखता था, मतलब दूसरे धर्मों से नफरत करता था, वो सिर्फ अपनी नफरत को अच्छा मानता था। ऐसे लोग अच्छे नहीं होते हैं। पहला जैसुइट शिष्टमंडल फतेहपुर सीकरी के मुगल दरबार में 1580 में पहुंचा। इसको याद रखनी है, याद रखना। पहला जैसुइट शिष्टमंडल फतेहपुर सीकरी के मुगल दरबार में 1580 में पहुंचा और वहां 2 वर्ष रहा। लाहौर के दरबार में शिष्टमंडल 1591 और 1595 में भेजे गए। पहला याद रखना, ये लाहौर वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले जैसुइट शिष्टमंडल के नेता का नाम पादरी रुडोल्फ एक्विला था। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला ये इसमें ये था पहले, फिर दूसरे में स्टेटमेंट में कुछ और कह दिया था, इसके सही और गलत की पहचान करने के लिए बोल देता है। तो ये आप पॉइंट टू पॉइंट आपको याद रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। स्टोरी वाइज भी याद रखना जरूरी होता है, पॉइंट टू पॉइंट, इसलिए गहराई से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है स्टेट पीसीएस में और आईएएस जैसी तैयारियों में। पहले जैसुइट शिष्टमंडल के नेता का नाम पादरी रुडोल्फ एक्विला था। एकदम सही बात। जैसुइट स्टेटमेंट, नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है, जैसुइट विवरणों से मुगल काल के राज्य अधिकारियों और सामान्य जनजीवन के बारे में फारसी इतिहासकारों द्वारा दी गई सूचना की पुष्टि होती है। बिल्कुल होती है, सही बात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक तरफ कारखाना है, मतलब लिस्ट 1 में कारखाना है, लिस्ट 2 में इसके संस्थापक हैं। इस तरह से कर देता हूँ, आप कीजिए सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 22। सॉल्व कीजिए अभी से क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है? पणजी पुर्तगाली, मछलीपट्टनम फ्रांसीसी, मद्रास अंग्रेजी, पांडिचेरी डच। आपने वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व भी कर लिया हुआ, अब मेरे द्वारा करते हैं इसको सॉल्व। पणजी, गोवा की राजधानी पणजी। पणजी में क्या था? पणजी तो शायद पुर्तगालियों से रिलेटेड है, हैं? हाँ, पुर्तगालियों के से रिलेटेड है। ए का 1 हो जाएगा, सॉरी, ए का 1 हो जाएगा। मछलीपट्टनम डच से रिलेटेड है, डच सबसे पहले आए थे यहाँ पे, इसका चौथा हो जाएगा। इतने से सॉल्व हो रहा है। 1 और 4, हाँ 1 और 4 ऑप्शन नंबर बी में सही हो जाएगा, बाकी क्या देख लेना। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किला और स्थान। फोर्ट सेंट जॉर्ज कलकत्ता में था, या फोर्ट विलियम्स के बारे में तो हम डिटेल में देख चुके थे। आप इसको ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम ईजिली कर भी सकते हैं। अरे हट रहे, फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पे था? कलकत्ता में था। फोर्ट सेंट जॉर्ज नहीं, कलकत्ता में नहीं था, ये तो मद्रास में था। फोर्ट विलियम बम्बई में था, नहीं ये कलकत्ता में था। तो ये इसमें था और ये मद्रास में था। मद्रास, ये तो हम पहले कई बार देख चुके हैं। ठीक है, मद्रास, इस तरह से देख लेना आप। तो इसका कौन सा सही है? सही कौन से सुमेलित है, मतलब सही सुमेलित करना था इसमें। कौन सा सही सुमेलित है? 2 सही है या पहला सही है? इसका आंसर हो जाएगा डी। कोई भी सही नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा डी। चलो डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार फिर से। ये रहा फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास, जैसे कि हमने पहले भी देखा था और बताया भी मैंने अभी। फोर्ट विलियम्स कलकत्ता, कलकत्ता में इसका वो है फोर्ट विलियम। उल्लेखनीय है कि मद्रास में सेंट फोर्ट जॉर्ज, कलकत्ता में फोर्ट विलियम तथा मुंबई में स्थित फोर्ट ब्रिटिश आबादी के रूप में जाने जाते हैं। यूरोपीय व्यापारिक शासन लेन देन चलाने वाले भारतीय व्यापारी, कारीगर और कामगार इन किलों के बाहर अलग बस्तियों में रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। भारत में अंग्रेजी कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र कौन सा था? याद रखना है इसको, ये तो आप आसानी से कर लोगे। भारत में अंग्रेजी कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र कौन सा था? इसका आंसर आपने कर भी लिया होगा। इसका आंसर हो जाएगा हमने सूरत, ये हमने पहले पढ़ा भी था। ठीक है, सूरत हो जाएगा इसका इसमें कोई देने वाली ज़रूरत है ही नहीं। तो दोस्तों आपको आज में ये इतने ही सारे क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों आपको ये सीरीज़ कैसी लगी? इसका पार्ट 2 भी आएगा, इसमें और भी क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि मैंने 24 क्वेश्चन ही लिए थे, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन लेने से क्या हो जाता, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती है और आपको भी थोड़ी बोरिंगनेस फील होती। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप इसी सीरीज़ को आगे भी बनाए रखना चाहते हैं तो कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए और तो अपने दोस्तों में भी फैलाइए। सबसे पहले आप इन क्वेश्चनों को कीजिए, इनकी डिटेल में इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। आप इस सीरीज़ को ही कंटिन्यू रखेंगे या इसको ही देखते रहेंगे, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर आपको चांस और कोई मिलेगा, क्योंकि दृष्टि के प्रीलिम्स प्रैक्टिस जो सीरीज़ है उसमें
बहुत खूबसूरती से इसको डिज़ाइन किया गया है। और जितने भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आईएएस हो और चाहे वो सीडीएस और जो सीएपीएफ वगैरह होते हैं, एनडीए वगैरह, उनमें जो क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर आ चुके हैं, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, और जितने भी स्टेट पीसीएस में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन चुके हैं, वो चैप्टर वाइज इसमें हम सॉल्व कर रहे हैं। यह भी हिंदी वर्जन है, अगर आप बोलेंगे तो इसका इंग्लिश वर्जन भी आ जाएगा। इसके लिए आपको कमेंट्स करना होगा और वीडियो को लाइक करना होगा और इसी कार्य को आगे बढ़ाना होगा। तो दोस्तों चलते हैं, अलविदा, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। और घर में रह के शांति से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि कोरोना का कहर आ रहा है। और वीडियो को लाइक कीजिए। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।